दोस्तों, आज पेश है कानून का शिकंजा। ये कवर चित्र है दोस्तों। जेल से रिहा होकर शेखू अपने घर पहुंचा। ओ, तुमने किसी डॉक्टर से अपना उपचार करवाया या नहीं? कहाँ से करवाती, घर में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। खैराती अस्पताल में दवा ला रही हूँ, मगर उसका कोई लाभ नहीं। शेखू उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गया तो डॉक्टर ने उसकी पत्नी को ब्लड कैंसर बताया, जिसे इलाज के लिए 10,000 का प्रबंध जरूरी था। और 10,000 रुपये का प्रबंध कैसे करूंगा? शेखू ने बैंक से निकलने वाले मुनीम से उसके रुपयों का ब्रीफकेस छीन लिया, मगर अरे छोड़ो, पुलिस पुलिस। शेखू को जेल भेज दिया गया, जहां उसकी राम से दोस्ती हो गई। बस तुम कल रात सोना मत, ठीक है? मैं प्रतीक्षा करूंगा। और अगली दिन रात को। और हाँ बलराम, अब हम पक्के तौर से कह सकते हैं कि शेखू को जेल से फरार होने में मदद करने वाले दोनों अपराधी सेठी और रुक्का है। यह दोनों बड़े खतरनाक हैं सर, अपराध मिलकर करते हैं। फिर नटराज की योजना के अनुसार शेखू, रुक्का, सेठी, चिन्नी भटनागर का सैंक्शन क्लब में अपहरण करने गई, मगर लेकिन सेठी और शेखू ने चिन्नी भटनागर को बेहोश किया। उसके बाद एक बंद पड़े बंगले में ले गए, जहां हेलो, मैं नटराज बोल रहा हूँ बॉस, काम हो गया, ठीक हो गया। बस पार्सल भी बुक हो चुका है, मगर रुक्का मारा गया। सेठी का फोन सुनने के बाद रज्जू, चिन्नी भटनागर और का रुक्का को मार डाला। हो सकता है सेठी अपने दोस्त की मौत के जज्बात में बहकर कोई गलत कदम न उठा बैठे। शेखू भी अपनी बीमार पत्नी की चिंता में भटक सकता है, इसलिए तुम उनके पास जाओ और तीनों पर निगाह रखना। तुम्हारे पास ये रिवॉल्वर है? यस बॉस। रज्जू मेजर कपूर के बंगले की ओर रवाना हो गया। इंस्पेक्टर पांडे और सब इंस्पेक्टर राजन को बुलाकर आदेश दिया, राजन, मुखबरों को नटराज, रुक्का और सेठी की तलाश में लगा दो। 2 आदमी शेखू के घर की निगरानी पर लगा दो। यस सर। तभी इंस्पेक्टर पांडे को फोन द्वारा सैमसन क्लब में रुक्का की लाश मिलने की खबर प्राप्त हुई। लगता है डबी की पकड़ में कुछ आ गया। भों भों भों। शॉपर को साथ लेकर इंस्पेक्टर पांडे भटनागर की कोठी पर चल दिया। उधर नटराज एक फोन बूथ में रमन भटनागर को फोन किया। मिस्टर रमन भटनागर, तुम्हारा बेटा चिंकी हमारे अधिकार में है। उसकी सलामती के लिए 5 बैंकों में तुम्हारे खाते हैं। 4-4 लाख रुपए निकाल कर पूरे 20 लाख रुपया एक सूटकेस में तैयार रखो। पुलिस को खबर करने का मतलब तुम समझते हो। इधर बंगले के मालिक मेजर कपूर की बेटी के साथ विदेश से लौट आया और बंगले पर पहुंचकर उसका झड़प सेठी से हो गई। लेकिन अगर तुमने हमारे काम में कोई बाधा करने की कोशिश की तो। रमन भटनागर, इंस्पेक्टर पांडे, चिन्नी का अपहरण की खबर लगी और पांडे रमन भटनागर को आश्वस्त करके पुलिस स्टेशन लौटा और इंस्पेक्टर ने राजन को आदेश दिया, मुझे शक है कि चिन्नी का अपहरण इन्हीं लोगों ने का हाथ है। रुक्का शॉपर के वस्त्रों से मिली लाश यही इशारा करती है कि रमन भटनागर की कोठी की निगरानी पर लगा दो। सादा वर्दी में आदमी तैनात कर दो। यस सर। उधर एरियन बैंक की निगरानी करते हुए भटनागर रमन भटनागर के पीए से 500 बैंकों से 20 लाख रुपए निकालते देखा। उसके पीछा करते हुए भटनागर की कोठी तक पहुंचा। गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाकर रोक दो ड्राइवर। यस सर। लेकिन भटनागर की कोठी उसी समय जीप के रुकने से सादा वर्दी पुलिस वाले को देखकर नटराज वहां से भागकर अपने होटल के कमरे में पहुंचा। नटराज, मैं अपनी पत्नी के प्रति चिंतित हूँ।
एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं शेखू, पुलिस तुम्हारी तलाश में जोरों से कर रही है। पुलिस की सरगर्मी कम होते ही तुम स्वयं अपनी पत्नी की खबर ला कर दूंगा। लेकिन शेखू नटराज की बातों से आश्वस्त नहीं हुआ। उसे मन में निर्णय किया, मेजर विदेश से लौटा है, जरूर उसके बैग में कीमती सामान होगा। पहले सरला की खबर ले आऊंगा, फिर सामान बेचकर उसके इलाज कराऊंगा। नटराज को क्या पता अपने काम में सफल होगा या नहीं। रात सोच सोच कर कहीं शेखू भावुकता में आकर काम खराब न कर दे, अपनी पत्नी सरला को लेने पहुंचा। उस समय सरला खून की उल्टी के साथ अंतिम हिचकी लेकर प्राण छोड़ दिए। नटराज यह भी न जान सका कि उसके घर की निगरानी पर तैनात सादा सादा पुलिस के आदमी पीटर ललित की निगाहों में आ गया। रुको पीटर, वह देखो टैक्सी में बैठा आदमी शेखू के मकान की ओर देख रहा है। हाँ ललित, वह शेखू तो नहीं है, मगर शायद शेखू से मिलने आया हो, उसकी पत्नी शेखू से मैसेज देने आया हो। राज अपने होटल वापस लौटा। ओह, यह तो ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ रहा है। 20 लाख के चेक में आगे पड़ी। ओह, यह तो ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर चढ़ रहा है। नटराज सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के गलियारे में पहुंचा। यह अवश्य ही होटल के इस कमरे में रह रहा होगा। फिर रूम नंबर 57। मुझे तुरंत इंस्पेक्टर पांडे को रिपोर्ट करनी होगी। फिर ललित नीचे आकर होटल के बूथ में घुस गया और हेलो सर, मैं ललित बोल रहा हूँ। कहो ललित, क्या रिपोर्ट है? सर, मैं शेखू के घर पर एक संदिग्ध आदमी का पीछा करते हुए शालीमार होटल में पहुंचा हूँ। वह आदमी दूसरी मंजिल के 57 नंबर कमरे में दाखिल हुआ है। मेरे लिए क्या आदेश है? अगले मिनट होटल के कमरे में। यस सर। कोई खास बात नजर आए तो तुरंत सूचित करना। ओके सर। और इसके साथ दूसरी ओर संबंध विशेष हो गया। ललित दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने लगा। 57 नंबर कमरे की और उसमें ठहरे आदमी की निगरानी करने का एक उपाय है। लाइन तो फिलहाल क्लियर है। की हॉल में कमरे के भीतर जाकर वाह, कमरा तो खाली है। ललित ने दोबारा सावधानी से गलियारे में दाखिल हुआ। होटल हॉल में एक चाबी फंसाकर घुमाई। पता नहीं चाबी ने अपना काम करेगी या नहीं। और आवाज के साथ क्लिक। और ललित द्वार से फुर्ती से चाबी निकाली और द्वार खोलकर भीतर घुस गया। बंद कमरे में पड़ी मेज उठा लाया और फिर मेज के द्वार के पास टिकाकर हॉल के रूम नंबर 57 पर नजर रखने लगा। अब ठीक है, इस रूम में 57 में दाखिल होने और निकलने वाले आदमी मेरी निगाह में आए बिना नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद और लगता है कोई मिलने आया है। फिर दोनों भीतर घुस गए और ललित को द्वार बंद होता नजर आया। अब मैं क्या करूं? अगर आगंतुक उसी कमरे से निकल कर चला गया तो उसका पीछा कैसे करूंगा? वह काम का आदमी भी हो सकता है। अगर मैं नीचे इंस्पेक्टर को फोन करने जाऊं तो पीछे से व्यक्ति निकल कर भी जा सकता है। बड़ी विकट परिस्थिति है। तभी उसकी आंखों अचानक चमक उभर आई। ओह पीटर, लेकिन यह यहाँ तक कैसे आ गया? उसी आदमी का पीछा करते हुए यहाँ आया है। अभी रूम नंबर 57 में गया। मुझे पीटर को इशारा करना चाहिए। ललित अपने मुख से बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊं म्याऊं। पीटर चौंक कर उस ओर बढ़ा। इस कमरे में ललित, सिग्नल तो उसी का लगता है। पीटर ललित वाले कमरे के सामने पहुंचा तो अरे अचानक, और भीतर आ जाओ पीटर। ललित दरवार बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए, पीटर तुम यहाँ तक कैसे आ पहुंचा? मुझे पांडे साहब ने यहाँ भेजा है। उसका ख्याल है कि शेखू के घर की निगरानी सब इंस्पेक्टर राजन करे। ओह, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज कर बहुत अच्छा किया पीटर। 57 नंबर कमरे में अभी अभी एक आदमी घुसा है। हाँ, मैंने भी भीतर 2 आदमी देखे हैं। पहले मैंने पार्किंग में तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी देखी और फिर
तुम्हें हाल में तलाश किया, तुम कहीं नजर नहीं आए, मैं यहाँ चला आया। पीटर, अब तुम यहीं ठहर कर 57 नंबर कमरे में ठहरे आदमी पर नजर रखना, मैं दूसरे आदमी को कवर करूंगा। फिर ललित द्वार खोलकर बाहर निकल गया और गलियारे से चलता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मुझे हॉल में बैठकर उस आदमी की प्रतीक्षा करनी होगी। पीटर के पीछे कुर्सी फुर्ती से द्वार बंद कर दिया और ललित हॉल में आकर एक मेज चुन लिखकर बैठ गया। यहाँ उसकी निगाह सीढ़ियों पर थी पड़ी। सीढ़ी उतरने वाला कोई आदमी यहाँ से निगाह में आए बगैर नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद वह आदमी सीढ़ियाँ उतर कर नजर आया। मेजर कपूर सीढ़ियाँ उतरकर होटल की लॉबी से बाहर की ओर बढ़ा। ललित भी अपनी जगह उठकर उसके पीछे हो लिया। अच्छा हुआ अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी इसकी। मेजर कपूर एक टैक्सी में बैठकर रमन भटनागर की कोठी की ओर चल दिया। ललित उसका पीछा कर रहा था। मेजर कपूर इन बातों में कोई वास्ता न था। सुनीता के कहे अनुसार मैंने बंगले में किए केयर टेकर रख लिया होता तो आज यह स्थिति न झेलनी पड़ती। फिर अपनी आंखें के सामने चलचित्र की भांति चित्र घूम गया जब वो दोबारा होश में आया था। अच्छा हुआ मेजर, तुम्हें जल्दी होश आ गया। सेठी ने तुम्हारी बेटी को बुरी नज़रों से देखा था न? बस सचमुच यह बुरी बात है और मैं भी ऐसी बात पसंद नहीं करता, मगर मुझे यह भी पसंद नहीं कि कोई हमारी बात न माने। अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। मेरी बेटी कहाँ है? सज्जू स्टोर की ओर इशारा किया। लेकिन उधर बंद है, लेकिन सुरक्षित है, वह हमारा शिकार भी है। पहले मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मेजर को साहब को इसकी बेटी से मिला दो। शेखू, जाओ मेजर। शेखू स्टोर का द्वार खोल दिया। सुनीता, मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? सुनीता काफी का कप मेज पर रखकर मेजर कपूर की ओर भागी। पापा, आप होश आ गया। आओ पापा, काफी काफी पी लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। जाओ मेजर बेटी के साथ हाथ की बनी काफी पी लो। और मेजर सुनीता के साथ स्टोर में दाखिल हो गया। शेखू ने बाहर से स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया। मेजर कपूर एक कुर्सी पर बैठ गया। सुनीता ने उसके लिए कॉफी का मग थमा दिया। लीजिए पापा कॉफी। तुम किस के बेटे हो नौजवान? यहाँ इन दोनों ने तुम्हारा ही अपहरण किया है? जी हाँ, मैं चिन्नी भटनागर, उद्योगपति रमन भटनागर का बेटा। फिर चिन्नी भटनागर ने अपने अपहरण की कहानी सुनाई। सुनने के बाद, इतना साहस दिखाने के बाद भी तुम चुप कैसे बैठे हो चिन्नी? अंकल, मैंने तो वह साहस हथियार के बल पर दिखाया था, मगर आप तो मेजर रहे हैं। जिन लोगों की जिंदगी ही साहस से गुजरती है, फिर आप ही क्यों हार मान ली? मेजर कपूर की निगाह सुनीता की ओर उठ गई। मैं धोखे से उनके हाथ आ गया, फिर भी मैं अपनी जान पर खेल सकता हूँ। अगर मेरी मजबूरी मेरी बेटी की सुरक्षा है चिन्नी। आप चिंता न करिए अंकल, मैं इन दोनों से सुनीता की रक्षा का वचन ले लिया है। यह लोग फिर मिलते ही हम सबको आज़ाद कर देंगे। मेरे डैडी के लिए 20 लाख रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वे अदा कर देंगे। इसलिए अच्छा है आप वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। ओके मैन। तभी द्वार खुला, वहाँ रज्जू प्रकट हुआ। प्यार की बातें बहुत हो गई मेजर, आओ अब काम की बातें हो जाए। अच्छा बोलो बच्चों, अपना ख्याल रखना। मेजर कपूर बाहर निकला और शेखू के पीछे स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सुनो मेजर, तुम यहाँ से निकलकर एक टैक्सी द्वारा होटल शालीमार पहुँचो। दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 57 में हमारा एक आदमी है, तुम्हें मिलेगा। आगे क्या करना है यह तुम्हें वही बताएगा, और तुम्हारा काम होते ही तुम यह बंगला छोड़ कर चले जाएंगे। अवश्य, अगर तुमने अपना काम
बिना कोई होशियारी दिखाए ठीक ढंग से की निपटाया। और हाँ, पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो इस बंगले में तुम्हारी बेटी के साथ बम्बों से उड़ा देंगे। मेजर सिर उठा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। यह तुम्हारी सेहत के लिए ठीक रहेगा मेजर। अब तुम जाओ। मेजर कपूर अपने बंगले से बाहर निकला और सड़क पर बढ़ चला। फिर एक टैक्सी होटल शालीमार की ओर रवाना हो गया। सर, कहाँ चलूँ सर? होटल शालीमार चलो ड्राइवर। मेजर कपूर होटल शालीमार की दूसरी मंजिल रूम नंबर 57 में पहुंचा। आओ मेजर कपूर, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा था। मेजर कपूर उसके सामने बैठा। ओह, तो यह सब खिचड़ी तुम्हारी ही पकाई हुई लगती है। बेशक मेजर कपूर, और यह इस खिचड़ी को अच्छी तरह पकाने में तुम्हारा भी रोल रोल रखा है। मजबूर न होता तो मैं तुम्हारी खिचड़ी को ऐसा पकाता कि जब तक जीवा जिंदा रहते हर सांस तुम्हें मेजर कपूर का नाम मुंह से निकलता। फिलहाल अपनी सोचो मेजर, अगर तुम हमारे शिकंजे में हो और हम चाहेंगे तो वैसा करना ही पड़ेगा। मेजर कपूर जबड़े बीच गई। लेकिन जिस दिन कानून का शिकंजा तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा उस दिन सारी होशियारी निकल जाएगी। लेकिन तुम्हारे कानून के शिकंजा भी हमारे पंजे में है मेजर। और गौर से सुनो, तुम क्या करना है। तुम यहाँ से रतन भटनागर की कोठी पर जाओगे। उससे 20 लाख रुपए एक सूटकेस में होगा, उसे लेकर यहाँ आओगे। मेजर कपूर आश्चर्य। यह काम तुम अपने आदमी से भी करवा सकते थे, मगर अब नहीं, क्योंकि पुलिस सादा वर्दी में भटनागर की कोठी पर निगरानी कर रही है, जो तुम पर शक नहीं कर सके थे। फिर नटराजन ने मेजर कपूर को इशारा किया। संध्या हो चली है मेजर, रात होने से पहले तुम्हें यहाँ पहुँच जाना है। मेजर कमरे से बाहर निकल चला। तभी अचानक झटके से टैक्सी रुकी और मेजर कपूर के ख्याल को झटका लगा। ओह, भटनागर की कोठी आ गई। मन ने अपने ख्यालों को ऐसा गुम हो गया कि सब कुछ भूल गया। और इस बीच फोन पे, हेलो रमन भटनागर, मेरा एक आदमी 20 लाख रुपए लेने आ रहा है। उसे बिना कोई प्रश्न किए रुपये वाला सूटकेस उसके हवाले कर देना। और नटराज ने रिसीवर ऊपर टांग दिया। मेजर कपूर टैक्सी से उतरा। ड्राइवर, मेरी प्रतीक्षा करना, अभी अब वापस आता हूँ। अच्छा साहब। और मेजर कपूर लंबे डंक भरता हुआ भटनागर की कोठी की ओर बढ़ गया। मेजर कपूर लान में पास से गुजरा कर कोठी के बरामदे तक पहुंचा। अशोक, यह आदमी सूरत से अपराधी नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मिलिट्री में रहा हो। हाँ अमित, इसकी चाल ढाल पहनावा भी बता रहा है यह ऑफिसर होगा। शायद भटनागर का कोई दोस्त या मिलने जुलने वाला हो। और लेकिन ललित की मोटरसाइकिल भटनागर की से अगले बंगले में दाखिल हो गई। मुझे इसकी सूचना तुरंत पांडे साहब को देनी चाहिए। और पोर्को में पहुंचकर ललित ने मोटरसाइकिल खड़ी की और बरामदे की ओर बढ़ गया। तभी, कहिए आपको किससे मिलना है? बंगले के मालिक से। मुझे एक फ़ोन करना है। ललित ने अपना परिचय पत्र उसको सामने रख दिया। पुलिस ओ सारी, आइए। और बंगले के मालिक ललित को फोन वाले कमरे में ले गया। हेलो, इंस्पेक्टर पांडे हेयर। सर, मैं ललित बोल रहा हूँ। होटल शालीमार 57 नंबर कमरे में ठहरे आदमी के पास एक आदमी आया था और ललित ने पूरी रिपोर्ट देने लगा। ललित रिपोर्ट सुनने के बाद, बहुत अच्छा रिपोर्ट है ललित, मैं पहुंच रहा हूँ। वह आदमी भटनागर की कोठी से कोई सूटकेस वगैरह लेकर निकले तो उसे छेड़ना मत। पहले उसे पूरी सावधानी से पीछा करना। यस सर। उसके बाद दूसरी ओर से संबंध विशेष हो गया। ललित ने फोन रखा और बाहर की ओर बढ़ने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, पुलिस को असहयोग करना हर नागरिक का फर्ज होता है। उधर भटनागर ड्राइंग रूम में, मिस्टर भटनागर 20 लाख रुपये लेने आया हूँ। लेकिन क्या बात है? क्या प्रमाण है? मेरा बेटा जिंदा है और तुम लोग रुपया लेकर छोड़ नहीं दोगे। मेजर कपूर के होठों पर फीकी मुस्कान उभर आई।
मैं अपहरणकर्ताओं का साथी नहीं, आपकी हर तरह विश्वास आपकी तरह एक विवश इंसान हूँ। उन लोगों ने मेरे बंगले में ज़बरदस्ती घुसे हैं और आपके बेटे के साथ मेरी बेटी को भी उनके अधिकार में है। ओह सॉरी, मेरा मन भी गवाही नहीं दे रहा था कि आप ऐसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चिन्नी से बात करना चाहता हूँ। कुछ देर तक मेजर कपूर खामोश बैठे रहे, फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है भटनागर साहब, मैं आपकी बात उन लोगों से तक पहुंचा दूंगा। क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैं मिलिट्री का रिटायर मेजर हूँ। इससे अधिक जानना आपके बच्चे और मेरी बच्ची दोनों के लिए जीवन के लिए खतरा है। मेजर कपूर द्वार की ओर बढ़ गया। बाहर आकर मेजर कपूर टैक्सी में बैठा। वापसी शालीमार होटल चलो। यस सर। और टैक्सी बैंक बैक करके गति में गति में डाल दिया। ललित अपनी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगा। यह तो बड़ी जल्दी वापस आ गया, लेकिन भटनागर की कोठी पर क्या करने गया होगा? थोड़ी देर बाद दूर जाने पर अचानक टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या बात है ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, पुलिस। ओह पांडे साहब, लेकिन मुझे अभी यहीं रुकना चाहिए। मेजर ने चौंक कर टैक्सी से उतर पड़ा। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? क्या मैं आपको इसका कारण पूछ सकता हूँ? आप हमें आपकी गतिविधि पर संदेह है। आप कौन हैं और शालीमार होटल के 57 नंबर कमरे में क्या करने गए थे? फिर वहाँ से रमन भटनागर की कोठी में क्या करने गए? मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। मेजर कपूर ने अपना नाम पता छुपाकर इंस्पेक्टर को सारी कहानी सुना डाली। और मैं आपको विदेश से जाने वाले मैं आपको विदेश ले जाने से लेकर भटनागर साहब के बंगले तक जाने की पूरी कहानी सुना दी। अपने बारे में मैं आपको अभी इतना ही बता सकता हूँ कि मैं रिटायर मेजर हूँ। ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो हम आपको विवश नहीं करेंगे। आप अपराधी के कहे अनुसार ही काम करते जाइए। हम अपराधियों के इर्द गिर्द कानून का शिकंजा कसते जा रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको व आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए बिना अपराधी तक पहुंचेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। आपके पास अपनी बेटी का कोई फोटो है? हमें दे दीजिए। संयोग के लिए मेरे पर्स में एक फोटो पासपोर्ट फोटो है, आपको निकाल कर देता हूँ। मेजर कपूर ने पर्स से सुनीता का फोटो निकाल कर दे दिया, फिर टैक्सी में बैठकर चल दिया। इंस्पेक्टर पांडे के आते ही ललित कोई इशारा किया। शाबाश ललित, सावधानी से पीछा करते रहो। यस सर। मेजर कपूर को वापस शालीमार होटल शालीमार में नटराज के पास पहुंचा और उसे खाली हाथ देख कर नटराज चौंका। तुम खाली हाथ आए हो मेजर, रुपये वाला सूटकेस कहाँ है? रमन भटनागर ने रुपया देने से पहले अपने बेटे चिंकी को तुम्हारे अधिकार में जिंदा होने का प्रमाण चाहता है। नटराज की आंख सिकड़ी। ओह, क्या तुमने उसे बताया? नहीं मेजर, बताया था मेरी उसने बातों पर विश्वास नहीं किया। नटराज ने मेजर कपूर को संकेत किया। मेजर कपूर, 758 नंबर कमरे तुम्हारे लिए नाम से बुक है। काम होने तक तुम उसी में ठहरोगी। अब जाओ। मेजर कपूर अब खामोशी से बाहर निकल गया। उसके जाती हेलो सेठी, मेजर के बंगले के टेप रिकॉर्ड जरूर होगा। उसे चिंकी भटनागर ने आज की तारीख में जिंदा होने का बयान टेप करके किसी बूथ पर ले जाकर रमन भटनागर को सुना दो, लेकिन रात के अंधेरे से पहले बंगले से न निकलना। रमन भटनागर का फोन टैप होता होगा, इसलिए बंगले के फोन करने की मूर्खता मत कर बैठना। डोंट वरी बॉस। इसके साथ ही नटराजन ने फोन रख दिया। ठीक उसी समय होटल शालीमार के रिसेप्शन पर इंस्पेक्टर देश पांडे ईपी के वेश धारण किए खड़ा था। यह
सर, मुझे एक सिंगल रूम चाहिए। पिछले साल मैं इसी होटल की दूसरी मंजिल पर ठहरा था। मुझे 58 नंबर कमरा मिला था। मैं बहुत लकी साबित हुआ था मेरे लिए। इस बार भी मुझे वही मिल जाए तो बहुत बढ़िया। रिसेप्शनिस्ट खेत भरी मुस्कान के साथ, सारी सर, कमरा मेजर कपूर के नाम 3 दिन के लिए बुक है। आपको 56 नंबर कमरा खाली मिल जाएगा। बाद में आपको 58 नंबर में शिफ्ट कर देंगे। मुझे 57 नंबर के साथ वाला कमरा चाहिए। 56 ही हो या 58, क्या फर्क पड़ता है? पांडे ठंडी सांस भरते हुए, ओके मंजूर। मैं और क्या किया जा सकता है? थैंक यू सर। रिसेप्शन बेल बॉय को बुलाकर चाबी देते हुए कहा, साहब को रूम नंबर 57 में छोड़ाओ। ओके सर, कम ऑन प्लीज सर। इंस्पेक्टर पांडे बेल बॉय के पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। कर्नल ने 58 नंबर में मेजर कपूर बताया था। कहीं ये मेजर तो नहीं जिसने बंगले में चिन्नी कैद है? सीढ़ियाँ तय करते हुए दोनों गलियारे में बढ़ गए। 58 नंबर कमरे में रहने वाले को भी चेक करना होगा। फिर इंस्पेक्टर पांडे बेल बॉय के साथ 56 नंबर कमरे में प्रवेश किया रहा था। नटराज अपने कमरे से बाहर निकल आया। ओह, 57 नंबर कमरे में यह आदमी ठहरा है। यह भी हो सकता है यह कोई और आदमी ठहरा हो। यह भी उससे मिलने आया हो। इस होटल में चूंकि अधिकतर हिप्पी विदेशी लोग ठहरते हैं, इसलिए पुलिस को संदेह करना मुश्किल है। तभी मैंने इसी होटल को चुनाव किया। बेल बॉय पांडे के कमरे में छोड़कर चला गया। किसी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम पर कॉल कर देना सर। ओके बॉयस। उसके बाहर निकलते ही पांडे भी बाहर की ओर बढ़ गया। इंस्पेक्टर पांडे कमरे के द्वार पर आया। जैसे ही गलियारे में सीढ़ियों जाने वाले रास्ते में झांका तो उसकी आंखें चमक उठी। पीटर उसके पीछे जा रहा था। इसका मतलब ललित सामने वाले कमरे में ही होगा। मुझे 57 नंबर कमरे में ऑटोमेटिक मूवी कैमरा और डेटा फोन फिट करना है। इससे पहले ललित सावधान कर देगा चाहिए। अगर 57 नंबर वाला कमरा वापस आता है तो मुझे इशारा कर दे। पांडे 57 नंबर सामने वाले कमरे में पहुंचकर तभी ललित द्वार खोल दिया और पांडे जल्दी से भीतर दाखिल हुआ। कौन हो तुम? मर पांडे ने द्वार बंद करते ही ललित चुप रहने का संकेत किया। फिर पांडे फुसफुसाते हुए, तुम दोनों बहुत अच्छे जा रही हो ललित। ओह सर, आप? हाँ ललित, मैं 57 नंबर कमरे में मूवी कैमरा और डाटा फोन फिट करने जा रहा हूँ। तुम सीढ़ियों के मुहाने पर जाकर निगाह रखो। अपराधी आता नजर आए तो मुझे सिग्नल देना। यस सर। इंस्पेक्टर पांडे और ललित कमरे से बाहर निकल आए। इंस्पेक्टर पांडे अपने कमरे की ओर और ललित सीढ़ियों की ओर जाने के लिए गलियारे में आगे बढ़ने लगा। पल भर में पांडे के कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में वही सूटकेस था। उसने फिर इंस्पेक्टर पांडे ने रूम नंबर 57 पर द्वार पर डुप्लीकेट चाबी के सारे खोला और फिर उसमें दाखिल होकर द्वार के भीतर लॉक करके सूटकेस खोलने लगा। इसके लिए यह जगह ठीक रहेगी। और इंस्पेक्टर पांडे ने कैमरा अलमारी के ऊपर इस ढंग से रख दिया किसी की नजर न पड़े, मगर वह अपना काम करने में समक्ष रहे। फिर उसने छोटे से मेज और आर्टिफिशियल फूलों के गुलदस्ते में छिपा दिए। उसने महीन तार
कारपेट के नीचे डालकर बाथरूम की ओर जाते हुए बाथरूम के पिछले द्वार से निकाला और कमरे के पिछले ओर बने हुए पोर्शन पर चलता हुआ अपने कमरे की पिछली ओर बनी खिड़की से बाहर कूद गया। अच्छा किया मैं खिड़की पहले खोल गया था, वरना मुश्किल खड़ी हो जाती। फिर इंस्पेक्टर पांडे ने तार के टुकड़े को मिनी पिन प्लग लगाकर उसे कैमरे में रखी टेप लगा दिया और जैसे 57 नंबर कमरे की बत्ती जलेगी कैमरा अपना काम शुरू कर देगा। डाटा फोन को 24 घंटे अपना काम करता रहेगा। उसके बाद पांडे 57 नंबर रूम से अपना सूटकेस निकाल कर कमरे को लॉक किया और वापस आ गया। कैमरा और डाटा फोन को काम करते रहेंगे, मुझे अपना अगला काम करना चाहिए। इससे पहले तो पांडे ललित के पास पहुंचा। ललित, अपने कमरे में वापस जाओ। यस सर। फिर वह रूम नंबर 58 के सामने पहुंचा और द्वार पर दस्तक देने लगा। पल भर बाद ही द्वार खुला और मेजर कपूर प्रकट हुआ। कहिए। सारी रंग नंबर। और इंस्पेक्टर पांडे गलियारे में मुड़ गया। जूलिया, तुम किस नंबर में हो डार्लिंग? हिप्पी लोग भी दिमाग से हिले होते हैं। इंस्पेक्टर पांडे एक टैक्सी करके एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। अब मेजर कपूर के बारे में एयरपोर्ट से पता कर सकते हैं। और एयरपोर्ट पर पहुंचकर मिस्टर पांडे कस्टम डायरेक्टर रंजीत के ऑफिस में दाखिल हुआ। कहिए, मुझे एक आवश्यक जानकारी चाहिए। पांडे ने अपने सिर से विग उतारा और मेज पर रख दी। ओह पांडे, तुम इस भेष में? हाँ रंजीत, एक लंबे चक्कर में हूँ। 27 जून को कनाडा से आने वाली फ्लाइट में मेजर कपूर और उसकी पुत्री आए थे। उनका पता चाहिए। आई मीन पोस्ट एड्रेस। रंजीत ने कागज पर कुछ लिखा और मेज पर रखी घंटी बजाई। और दूसरे पल कमरे का चपरासी दाखिल हुआ। यस सर। मालिक को यह कागज दे आओ और कहना सब काम छोड़कर मेरे पास आए। चपरासी चला गया। बस इतना सा काम था। और कोई सेवा? पांडे साहब, अभी जल्दी में हूँ। सेवा करवाने के लिए बंगले पर आऊँगा और भाभी के हाथ से काफ़ी भी पीऊँगा। दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद मलिक एक अन्य कागज हाथ में लिए हुए ऑफिस में दाखिल हुआ। कहिए सर। इधर दो पांडे साहब को। मलिक कागज पांडे साहब को थमा कर चला गया। कागज पर पता पढ़ने के बाद, एक फ़ोन करना चाहता हूँ। करो। एक छोड़ कर 1000 करो। पांडे ने फ़ोन अपनी ओर सरकाकर पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। हेलो पुलिस स्टेशन, हवलदार बलराम दिस साइड्स। बलराम अशोक और अमित को रमन भटनागर की कोठी से हटाकर शालीमार होटल के रूम नंबर 56 पर भेजो। यस सर। ओके, दैट्स ऑल। और पांडे ने फ़ोन रख दिया। फिर उठते हुए उसने रंजीत से हाथ मिलाया। थैंक यू रंजीत। थैंक यू बाद में, पहले सुन लो, इस संडे घर आना। और लेकिन इंस्पेक्टर पांडे सिर की विग चढ़ाकर हाथ हिलाते हुए द्वार की ओर बढ़ गया। अभी व्यस्त हूँ रंजीत, फिर कभी आऊँगा। और इंस्पेक्टर पांडे एयरपोर्ट से वापस लौट रहा था कि दूसरे और बूथ पर मिस्टर रमन भटनागर, आज रात आपने पुत्र को फोन मिलवाया दिया जाएगा और कल हमारा आदमी 20 लाख रुपए लेने आएगा। रुपया तैयार रखना। और नटराज इसके साथ ही संबंध विशेष कर दिया। नटराज बूथ से निकलकर पैदल ही शालीमार होटल की ओर चल दिया। अगर शेखू दोबारा अपने पत्नी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा? और अशोक और अमित शालीमार होटल पहुंचकर 56 नंबर द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुला और हिप्पी के सामने पाकर दोनों चौंके। मगर भीतर आ जाओ। ओह शराब।
दोनों भीतर प्रविष्ट हुए और कैप्टन बने रोड पर बने मेजर कुशान कपूर के बंगले में जाओ और एक आगे दूसरा पीछे से बंगले में मौजूद लोगों की निगरानी करो। निगाह में आए बिना ही निगरानी करते रहो। अपने साथ हथियार, गाड़ी, ट्रांसमीटर ले जाना मत भूलना। यस सर। मुझे हर घंटे पश्चात रिपोर्ट देते रहना। अब तुम दोनों जाओ। यस सर। और दोनों वहाँ से चले गए। रात के 10 बजे करीब। अच्छा सज्जू, मैं यहाँ से कैसेट और टेप रिकॉर्ड लेकर फोन पर भटनागर को सुनाने जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे तुम दोनों लड़के और लड़की का ख्याल रखना। सुबह होने से पहले आ जाऊंगा। सेठी, तुम फोन और टेप सुनवाओ, उल्टे पाँव वापस लौट आओगे। रुका, मैं पुलिस तुम्हारी तलाश में होगी। तुम हमारे देर से आने में पकड़े भी जा सकते हो। सेठी को पकड़ने वाले मर गए बेटे, अब तुम अपना ख्याल रखो। और सेठी बंगले से निकलकर पैदल चलने लगा। तभी पिछले द्वार पर से यही आदमी हाथ में टेप रिकॉर्ड थामे इस समय निकला है। मुझे पांडे साहब को सूचना देनी चाहिए। अगले क्षण, हेलो सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। बंगले से एक आदमी अभी अभी हाथ में टेप रिकॉर्ड थामे निकला है और सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर पैदल बढ़ रहा है। ओवर। उस आदमी का हुलिया बयान करो। अमित। ओवर। अमित ने हुलिया बयान किया। यह रुका के साथी सेठी का हुलिया है। अमित। वह टेप रिकॉर्ड अवश्य ही भटनागर को सुनाने जाएगा। तुम सावधानी से निगरानी करते रहना। ओवर एंड ऑल। अमित ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और ठीक 10:30 बजे सेठी एक फोन बूथ पर भटनागर को नंबर डायल किया। हेलो रमन भटनागर दिस साइड। मिस्टर रमन भटनागर, अपने पुत्र से मिलो। और फिर सेठी ने टेप रिकॉर्ड वाले बटन को दबाकर स्पीकर के माउथ पर लगा दिया। हेलो डैडी, मैं चिन्नी बोल रहा हूँ। यह लोग मुझे वक्त मुक्त करने के 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप इन्हें रुपया दे दे। मेरे साथ एक लड़की और उसका बाप भी फंसे हैं। वह लोग अपने बाप यह लोग लड़की के बाप को ही रुपया लेने भेजेंगे। आप इनकी मांग पूरी कर दो। इसके साथ ही सेठी टेप रिकॉर्ड का स्विच ऑफ कर दिया और रिसीवर कान से लगाया। हेलो, जब कहो मिस्टर रमन भटनागर, क्या विचार है? ठीक है, मैं कल रुपया अदा कर दूंगा। और सेठी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने नटराज को फोन किया। हेलो बॉस, भटनागर पर्सनल दाम अदा करने के लिए तैयार हो गया। ओके सेठी, कल माल हमारे कब्जे में होगा। और सेठी हुक पर फोन लटका कर बूथ से बाहर निकलाया। आज रात भटनागर जी भरकर दारू पीऊंगा और बेला का डांस भी देखूंगा। और सेठी एक बस्ती की ओर बढ़ गया। उधर इंस्पेक्टर सेठी कॉल डेक्साफोन पर सुनकर, ओह, तो रूम नंबर 57 वाला आदमी ही इन लोगों का बॉस है। अगर चिन्नी का ख्याल न होता तो अब तक उसे पकड़ लेता, लेकिन अब भी कानून के शिकंजे से बाहर नहीं। अब ये हमारे जाल में फंस चुके हैं। कल के दिन कानून के लंबे हाथ इन सब की गर्दन पर होंगे। आधी रात के करीब मेजर कपूर के बंगले के अगले द्वार के पास कुर्सी पर लेट जाओ रज्जू। और अब तक अवश्य सो गया होगा। उसे बेहोश करने मैं सरला का पता लगा लूंगा और रज्जू के आने से पहले दोबारा आकर मेजर का माल भी ले जाऊंगा। और फिर वह कमरे के द्वार पर बिना आट किए खोल कर निकला। मेरी जरा सी आट पर भी रज्जू जाग गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। और फिर वह धीरे धीरे अगले द्वार की ओर आरामदेह कुर्सी पर सो रहे रज्जू की ओर बढ़ने लगा। दौलत प्यासी खून की दोस्तों, अगला पार्ट इसका।